This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासरः पौषकृष्णषष्ठी दिनांक 3 फेब्रुवारी 2021 अध्याय 29 शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाम्बं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलजगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयान्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवार्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। जरा तिकडच्या चपला द्यायला त्रिविधस्य आयुर्वेद सूत्रस्य ससंग्रह व्याकरणस्य त्रिविधौषधग्रामस्य प्रवक्ता। तो त्रिविध इस प्रकार का सूत्र ये बताया गया है। त्रिविधस्य आयुर्वेद सूत्रस्य सो हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातर परातरम परातरम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूभुधेयम पितामह। ये जो चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का श्लोक है जिसके आधार पर स्कंद कोश बना और ये पुलटकर सर की कल्पना थी इस प्रकार से। तो उस प्रकार के त्रिसूत्र आयुर्वेद का ससंग्रह व्याकरण पूरा संग्रह और उसका विवरण त्रिविध औषध ग्रामस्य प्रवक्ता और त्रिविध जो दैवोपाश्रय युक्तोपाश्रय सत्वावशय ये जो 3 प्रकार की चिकित्सा है इसका प्रवक्ता अगर जो वैद्य है वो प्राणाभिसर वैद्य इस प्रकार का कहलाएगा। अब ये अहम बात है कि मूल ग्रंथों को पढ़कर इस प्रकार से त्रिसूत्र के बारे में जानना काफी मुश्किल था इस प्रकार का है। मैंने इसलिए अष्टाध्यायी सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण इसके बारे में दिया था। लेकिन सूत्र बार बार इस प्रकार से पठन करते रहते हैं तो कहीं पे एक है कहीं पे दूसरा सूत्र है। जैसे कि मैंने वो अर्श की बात बताई और गर्भविषय से उत्पन्न होने वाला अर्श उसके लिए सुवर्ण और ताम्र इस प्रकार का संयोग और वो सूर्य सूच्यकर में है। इन सभी बातों को समझने के लिए पूरे ग्रंथ का हमें परिशीलन होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। और फणसलकर जी और उनके एक मित्र बेंद्रे जो स्किन स्पेशलिस्ट है एलोपैथी के जर्मन रिपोर्ट उस समय के दोनों समवयस्क थे और बेंद्रे हर रोज फणसल जी के यहाँ घर आते थे और हर रोज वो दोनों चरक पढ़ते थे और ये सिलसिला 40 बरस चलता रहा। उससे भी आगे जब दोनों की उम्र 80 थी तो दोनों ने समझ लिया कि सिर्फ आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ने से फायदा नहीं होगा, न्याय शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। और उस समय कुरुंकर शास्त्री नाम के एक शास्त्री थे जो भी 80 वर्ष के थे।
उनके पास ये दोनों जाने लगे न्यायशास्त्र शिकणे. तो अशीति वयसोक्तस्य न शान्ता ज्ञानलालसा न्यायशास्त्रं स्वाध्येतुं प्रारभे पुरुषोत्तमः. चत्वारिंशत् व्यतीतानि चिकित्सां कुर्वतः खलु संवत्सराणि दीर्घाणि येषु प्रश्नाः सुदुस्तरा ये तथैव हि तिष्ठेरन्. कि 40 बरस के पठन के बाद भी जो प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं वो न्यायशास्त्र के अध्ययन से चले जाएंगे ऐसा समझकर 80 बरस की उम्र में ये दोनों दूसरे ऐसे 80 बरस वाले गुरु के पास चले गए. धन्यो गुरु तथा शिष्यो विरल खल संगमा. मैंने जो हंसरकर के ऊपर काव्य लिखा है इसमें ये पंक्तियां मैंने लिखी है कि गुरु भी धन्य है और शिष्य जो उनके दो है वो भी धन्य इस प्रकार के है. तो त्रिसूत्र आयुर्वेद को समझना अब ये कंप्यूटर के जरिए बहुत आसान इस प्रकार का हो गया. सॉफ्ट कॉपी में तो हम बहुत सारा कुछ ढूंढ सकते हैं. डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर उससे बना. उसमें भी काफी ढूंढने में सुलभता आ गई है. लेकिन उस जमाने में जो केवल मूल सूत्र इस प्रकार से पढ़ने हैं जिसमें शब्द बिखरे हुए हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है. तो इस प्रकार का वैद्य होना चाहिए ऐसा. पंचत्रिंशतो मूल फलानाम चतुर्णाम च स्नेहानाम. अभी जो पलिनी मूलिनी वगैरह के बारे में बात की है. पंचानाम च लवणानाम अष्टानाम च पुत्राणाम अष्टानाम च क्षीराणाम क्षीरत्वक वृक्षाणाम च षण्णाम क्षीरोविराच्यनादेश्च पंचकर्माषध गणस्य अष्टाविंशतेश्च यवागूनां द्वात्रिंशत् चूर्णप्रदयानां षण्णां च विरेचन शतानां पंचानां च कषाय शतानां प्रयोक्तारः. अभी जो वैद्य इनको अभिप्रेत है ये सब इसके सभी के बारे में जानता है. इसी प्रकार का वैद्य ये प्राणाभिसर कहलाता है. तो वैद्य का ज्ञान कितना होना चाहिए इसके बारे में बड़ी स्पष्टता इस सूत्र में है. अगर ये सब हम करने की कोशिश करेंगे देखने की कोशिश करेंगे तो उन सभी को पढ़ाने वाला भी बहुत अच्छा चाहिए. प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए और जो छात्र है वो भी भली भांति समझ कर ये सब करने वाला इस प्रकार का करना चाहिए. तो ये काफी मुश्किल है. स्वस्थ वृत्त भी तो भोजन पान नियम स्थान संक्रमण शयन आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नावन अभ्यंजन परिमार्जन वेग विधारण वेग अविधारण विधारण व्यायाम सात्वेन्द्रिय परीक्षा उपक्रमण सद्वृत्त कुशलाः. तो स्वस्थ वृत्त में जो विहित भोजन पान नियम भोजन और पान के संदर्भ में जो नियम है स्थान बैठना संक्रमण शयन आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नामन अभ्यंजन. अंजन और अभ्यंजन में फर्क क्या है. अंजन तल का अभ्यंजन अभ्यंग है. परिमार्जन वेग अविधारण विधारण वेगों का अविधारण और विधारण दोनों. व्यायाम सात्म्य इंद्रिय परीक्षा उपक्रमण सद्वृत्त कुशलाः. तो स्वस्थ वृत्त में क्या क्या आता है इसका ये संकलन है और इन सभी भावों को स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से देखना है. स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यह हमारा एक अहम प्रयोजन है और वो व्यक्तिनिष्ठ इस प्रकार का है. अभी के जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का जो आधुनिक शास्त्र में बताया जाता है वो पूरे समाज के दृष्टि से किया गया है. व्यक्तिगत रूप में उसमें ज्यादा बहस है नहीं लेकिन हमारी बहस व्यक्तिगत रूप में है और इसीलिए इन सभी का हर व्यक्ति के अनुसार कैसे प्रयोग करना है ये जानने वाला वैद्य होना चाहिए. सो
सात्म्य इंद्रिय परीक्षा, ये इंद्रिय की परीक्षा है या इंद्रिय अलग परीक्षा अलग, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उपक्रमण, इसका भी अर्थ क्या है, शायद चक्रपाणि दत्त क्या अर्थ करता है देखेंगे। सद्वृत्त कुशला और सद्वृत्त में कुशल इस प्रकार का। चतुष्पादोपगृहीते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सत्रिपर्येषणे सवातकलाकलज्ञाने व्यवगत संदेहाः। तो उसके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, व्यवगत संदेह इसके बारे में। चतुष्पादोपगृहीत भेषज, चतुष्पादों से संपन्न इस प्रकार का भेषज, षोडश कल जिसमें 16 कलाएं इस प्रकार की है या 16 गुण हैं उसके, सविनिश्चय, इसमें विनिश्चय होना चाहिए। सत्रिपर्येषणे, तो ये जो 3 ऐषणा इस प्रकार की बताई गए हैं, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा, सवात कला कल ज्ञाने, और वात कलाकलीय जो अध्याय है उसका सभी का ज्ञान उसको है। व्यवगत संदेह, उन सभी के बारे में जिसके मन में संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो षोडशकल भेषज जो कुछ बताया गया उसमें वैद्य ही प्रधान है, और वो अगर अच्छा है तो पादहीनान अपि अर्थान गुणवान यच्चयापे, गुणवान अगर वैद्य है तो बाकी पाद अगर थोड़े गुणहीन इस प्रकार के है तो भी वो चला सकता है। लेकिन जब वैद्य निर्विगुणे पादा गुणवंतोप्यनर्थका, वैद्य विगुण सती पादाः अन्य पादाः गुणवंतः, गुणवान होने पर भी अनर्थक है, क्योंकि अगर करने वाली व्यक्ति ही नहीं है तो भेषज रोगी या परिचारक होने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी आयुर्वेद के अस्पतालों की स्थिति इसी प्रकार की है कि रोगी है, परिचारक है, भेषज है, लेकिन वैद्य नहीं है। जो वैद्य आता है वहां पे वो एमडी काय चिकित्सा होकर अध्यापन के कार्य में लग जाता है, और वही चिकित्सक के रूप में बैठता है। चिकित्सा आते हो नहीं आते हो कोई संबंध नहीं है उसका। और ये बड़ी शर्म की, दुख की बात है। जामनगर का एक अनुभव मुझे लेले सर ने बताया था कि वो जब वहां के वाइस चांसलर बने तो 6 महीने के बाद कैसी क्या स्थिति है देखने के लिए वो सभी से मिले। तो द्रव्य गुण की अध्यापक थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा द्रव्य गुण का विषय क्या था एमडी का। तो बोली ग्राह्य और संबंध में भेद। तो सर ने पूछा ठीक है, संबंध भेद बताओ क्या भेद है। तो उसने जवाब दिया अब तो मैं भूल गई, बहुत साल हो गए। ग्राह्य और संबंध में क्या भेद होता है, उस समय में कुछ किया था इस प्रकार से। अगर ये जामनगर जैसे इंस्टीट्यूट की स्थिति है तो बाकी कॉलेजेस के बारे में क्या सोचे। अब ये सच्ची घटना इस प्रकार की है। तो इन सभी के बारे में जानकारी होना तो ये और भी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो हम कहाँ है और हमें कहाँ पहुंचना है, ये दोनों चीजें इसमें महत्वपूर्ण। चतुर्विधस्य च स्नेहस्य चतुर्विंशतिरुपनयस्य उपकल्पनीयस्य चतुष्षष्टिपर्यन्तस्य च व्यवस्थापयितारः। तो चतुर्विध इस प्रकार का स्नेह, चतुर्विंशति उपनयस्य, ये एक बार देखना चाहिए उपनय क्या है। उपकल्पनीयस्य पर्यन्तस्य च व्यवस्थापयितारः। ये व्यवस्थापयितारः ये शब्द मैंने पहली बार देखा। मैनेजमेंट करने वाला, व्यवस्था लगाने वाला।
तो वैसे अभी जो अभ्यासक्रम बनते हैं विविध प्रकार, उसमें नीड क्या क्या है, गरज या जरूरत किन किन चीजों की पड़ती है, और उसके बारे में तत्वज्ञान बन सकता है क्या, इसके आधार पर अभ्यासक्रम बनते रहते। मुझे अभी काफी संदेह है इस बारे में, शास्त्र विद्या कला ये जो अभी का प्रचलन है, ये कहाँ से आया, और आर्ट साइंस कॉमर्स इस प्रकार का जो अभी का चल रहा है वो कहाँ से आया। 24 स्नेह विचारणा, उपनय से उपकल्पनीय से, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना होगा इस प्रकार का, और व्यवस्थापयिता रहा, इनकी सभी की व्यवस्था लगाने वाला इस प्रकार का। तो अभी व्यवस्थापन, बीबीए, एमबीए, इस प्रकार के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बात है, ये काफी कोर्सेस है। आयुर्वेद में एमबीए है, आयुर्वेद में भी एमबीए है, एमबीए है एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस प्रकार के कार्य की जरूरत होती रहती है, और फिर जिस चीज का इस प्रकार का करना है, व्यवस्थापन करना है, उसके बारे में अभी तो इवेंट मैनेजमेंट भी होती है, तो ये व्यवस्थापयिता रहा। बहुविध विधान युक्तानां च स्नेह स्वेद्य वम्य विरेच्य विविध औषध उपचाराणां च कुशलाः। तो इसमें बहुविध विधान युक्त इस प्रकार के जो है स्नेह स्वेद्य वम्य विरेच्य और विविध औषधोपचार, इसके सभी के बारे में कुशल इस प्रकार की जो व्यक्ति हो। शिरोरोगादेः दंशांश विकल्पजस्य च व्याधि संग्रहस्य सक्षय पीडका विद्रधेः त्रयाणां च शोफाना बहुविध शोफानुबन्धानाम् चत्वारिंशतश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशदुत्तरस्य च नाना। तो विभिन्न प्रकार के रोग, शिरोरोगादेः दंशांश विकल्पजस्य, शिरोरोग वगैरह जो है उनके दोषांश विकल्पना जो करने में सक्षम है इस प्रकार का। एक बड़ा ही अजीब डायलॉग कोलटकर सर और फणसलकर जी के बीच में हुआ। फणसलकर की खासियत थी कि द्रव्यों का संयोग, इसमें इतना परफेक्शन होता था कि बस वो संयोग हो गया तो फिर मरीज ठीक होना ही है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर ने उनसे एक बार रहस्य पूछा कि आप जो इस प्रकार के संयोग करते हैं उसमें रहस्य क्या है, आश्चर्य है। तो फणसलकर जी ने उसका जवाब दिया और वो जवाब भी अजीब है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने वाग्भट का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। अभी ये सुनकर हैरान होंगे, उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ना ये क्या चीज है। अब हम जब काय चिकित्सक बनते हैं, हमारे अभी जो मुख्य काम चलता है वो काय चिकित्सक ही चलता है। थोड़े मरीज नेत्र रोग के आएंगे, थोड़े ईएनटी वाले इस प्रकार के आएंगे, और विषय वगैरह की तो बात है ही नहीं इस प्रकार से। तो मेन जो है वो ज्वरादि चिकित्सा, यही हमारी मेन इस प्रकार की रहती है। और उन्हीं अध्याय को हम पढ़ते रहते हैं बार बार इस प्रकार से। उत्तर स्थान केवल परीक्षा में निर्धारित है इसलिए करना है, और जितना परीक्षा में पूछा जाता है उतना करना है। फिर भी अजीब चीज हो सकती है, मैंने संहिता में किया है बड़ी। तो एक एक ग्रंथ था, एक विषय, एक पेपर के लिए,
आज चरक संहिता, कल सुश्रुत संहिता, परसों वाग्भट संहिता, इस प्रकार। अब संहिता इतनी वास्ट है कि कुछ भी पूछा जा सकता है संहिता में, तो पता नहीं चलता कि क्या पूछा जाए। हमारा पूरा ग्रंथ हमें याद होना चाहिए और फिर उसके मुताबिक लिखना है। सिर्फ इतना ही था कि पेपर विल बी वैल्यूड एज ए होल, ऐसा होता था उस समय में। अभी मालूम नहीं मुझे क्या हिंदी में क्या है। तो आप कितना लिखते हैं, इस कितने सवालों का जवाब देते हैं, उसमें कोई अ, आपके मार्क्स निर्भर नहीं है। आप जो लिखते हैं, चाहे एक ही प्रश्न आप उत्तर दे दे, तो वैलिड एज ए होल वो इतना अच्छा हो कि ये उत्तीर्ण होने लायक है, तो वो उत्तीर्ण हो जाता है इस प्रकार से। कोलटकर सर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक अजीब अनुभव बताया था। ऐसे ही किस विषय के 8 पेपर्स थे, पेपर विल बी वैल्यूड एज ए होल, इस प्रकार का था। वो पहले दिन उसने एक प्रश्न चुन लिया और उसका उत्तर लिखना आरंभ कर। वो पूरा पेपर उसी में चला गया, एक ही प्रश्न का उत्तर चल रहा था। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन वो फिर से आया, उसने पेपर देखा ही नहीं। पहला जो सवाल दिख रहा था उसी को लिखता रहा। 8 पेपर में वही एक ही सवाल का जवाब दिया। अब ये बड़ी मुसीबत हो गई। उसकी जो लिखावट थी तो बहुत अच्छी थी, उसमें कोई संदेह नहीं था कि ये मुझे बड़ा विद्वान व्यक्ति है इस प्रकार से। तो मीटिंग हुई खास कि इसके बारे में कैसा निर्णय ले लेंगे। पेपर विल बी वैलिड एज ए होल, उसने एग्जामिनेशन विल बी वैलिड एज ए होल, इस प्रकार से वो कर दिया। लेकिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने निर्णय दे दिया कि he is worthy of this degree and the degree should be awarded. केवल टेक्निकल मैटर्स में जाके इसने सभी विषयों को स्पर्श ही नहीं किया, सिर्फ एक ही सवाल लिखता रहा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी। वो उत्तीर्ण हो गया और उसको रैंक में मिल गई इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। मैंने एक अजीब उदाहरण आईटी सेक्टर में देखा था। कोई एक प्रमेय जैसा, और उसके ऊपर पहले काम हुआ था और उस व्यक्ति को पीएचडी मिली थी। लेकिन उसने जो तरीका लिखा था वो काफी लंबा तरीका इस प्रकार का था। अब दूसरे व्यक्ति ने उसी को सिर्फ 85 लाइंस में वो प्रोग्राम लिख दिया, और थीसिस जो हुआ वो सिर्फ 85 लाइंस का ही हुआ, 85 पंक्तियां। उसने वही सबमिट किया और उसको उसके ऊपर पीएचडी भी मिल गई। हम समझते हैं कि कम से कम 100 या 200 पृष्ठों का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए उसमें वगैरह वगैरह। लेकिन लिखने वाला भी उस तरीके का हो और परीक्षक भी उस तरीके के हो, ये हो सकता है। ये तो भारत का उदाहरण है आईटी क्षेत्र में। आप क्या लिख रहे हैं और आपकी विद्वत्ता कितनी है, आपने जो लिखा है उसका महत्व कितना है, ये अगर समझ पाते हैं तो ये बातें फिजूल इस प्रकार की हो जाती है। तो हम कहाँ से निकले? शिरोगादे दोषांश दोषांश विकल्प जस्य। हाँ, वो फुटजलकर की बात मैं कह रहा था कि उत्तर स्थान पढ़ लेना इस प्रकार से। उत्तर स्थान क्यों? तो दोषांश विकल्प जो है उत्तर स्थान में वो बहुत छोटे छोटे हैं। प्रायः ये कंडीशन, ये दवा, इतना ही लिखते हैं।
अगर उस कंडीशन को भली भांति समझ पाते हैं कि इस दोष से होती है या ये दोष दूसरे होते हैं और इसके लिए ये दवा है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये परफेक्ट दवा है इस प्रकार की स्थिति की, और दूसरे जगह उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक हेतुवर्त तंत्र युक्ति है कि जो एक जगह बताया गया दूसरी जगह अप्लाई करना इस प्रकार से। तो दोषों के संयोग या दोषों से उत्पन्न होने वाले लक्षण और उसके लिए औषधि योग जो प्रायः एक ही है वहां पे उत्तर स्थान में, ये उसकी खासियत है। तो अगर दोषांश विकल्प हमें अच्छी तरीके से समझते हैं तो उत्तर स्थान बार बार पढ़ना पड़ेगा, और ये फणसलकर की खासियत थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि फणसलकर व्यक्त कैसे हुए। कोलटकर सर ने पूछा तो कोई बता देता अरे होता है, मालूम नहीं कैसे होता है लेकिन होता है। कि मैं इस प्रकार का सहयोग करना चाहता हूँ, मैं कर जाता हूँ और रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये रहस्य है। हाँ, मैंने उसके लिए भागवत का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। ये कहाँ से आएगा? तो अंशांश विकल्प अगर हमें भली भांति समझने हैं दोषों के, तो हाँ, शिरोरोगादे है। शिरोरोग क्यों बताया वहां पे उस प्रकार से? तो सभी उत्तर स्थान इसके लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। व्याधि संग्रह से क्षय पीड़का विद्रदे त्रयाणांच शोफाना। व्याधि संग्रह, क्षय, पीड़का, विद्रधि और 3 प्रकार के शोफ, बहुविध शोफानुबंधाना। शोफ के जो विविध इस प्रकार का अनुबंध है, अष्टचत्वारिंशतश्च रोगाधिकरणानाम्। 48 रोगाधिकरण है। चत्वारिंशत् उत्तरस्य न च नाना मकाना। तो 44 इस प्रकार के नानात्मक विकार, नाना से व्याधि शतस्य। तो 140 है। 80, 40 और 20 मिलकर 140 हो गए। हाँ बराबर। व्याधि शतस्य च विघर तथा विगर्हित अतिस्थूलातिकृशाणां सहेतु लक्षणोपक्रमाणां। विगर्हित जो अतिस्थूल अतिकृश वगैरह उनके हेतु लक्षण और उपक्रम, स्वप्नस्य च हिताहितस्य अस्वप्नस्य अतिस्वप्नस्य च स हेतुपक्रमस्य। तो हिताहित स्वप्न, अस्वप्न, अतिस्वप्न, उसका हेतु, उसके उपक्रम, षण्णांच लंघनादीनाम उपक्रमाणाम। जो 6 लंघनादि उपक्रम है, संतर्पण अपतर्पण जानांच रोगाणाम। संतर्पण और अपतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोग, स्वरूप प्रशवानानाम चोणित जानाम च व्याधीनाम। हाँ, रक्त से उत्पन्न होने वाले उन व्याधि के रूप, उनके लक्षण और प्रशमन। मदमूर्छा या संन्यासानाम च, और मदमूर्छा या संन्यास ये भी रक्त दृष्टि से उत्पन्न वाले हैं। स कारण रूप औषधोपचाराणाम कुशलाः। कारण रूप और औषध, ये हेतु, लिंग और औषध, इनके सभी के बारे में कुशल इस प्रकार का होगा। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था। एक बड़े बुजुर्ग वैद्य हुए थे और उनके अंतिम अवस्था में वो कोमा में चले गए। उनका लड़का जो बीएमएस था, लेकिन उसने पिता से कुछ भी सीखा नहीं था। तो उसने मुझे फोन किया कि इस प्रकार की पिताजी की हालत है, कोमा में है, और डॉक्टर का कहना है मेनिंजाइटिस है, और जो इन्फेक्शन है उसके लिए वो कुछ दवा दे रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में इस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए क्या दवा होती है? तो मैंने उससे कहा देखो,
ये मूर्छा या संन्यास इस प्रकार की अवस्था है। अभी तो संन्यास ही बताएंगे। तो यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञावहानि च कृतांसि उपत्यावतिष्ठन्ते नामलाः वगैरह इस प्रकार की संपत्ति ये विधिशोणित अध्याय में चरक में बताई है। तो हमें जो सोचना है तो रस रक्त व स्रोत सौंदर्य के बारे में। ये बैक्टीरिया वगैरह कहाँ से लाया तुमने? मेनिंजाइटिस है। तो हमारे हिसाब में अगर ये संन्यास है तो संन्यास की चिकित्सा इसके आधार पर रस संज्ञा और रक्त इन तीन सोर्सेस के आधार पर होनी चाहिए। उस समय में मैंने स्वर्ण रौप्य स्वर्ण सुच्छेद तापे दिलो ऐसा कुछ सुझाव दिया, ये प्रयोग करो। उसमें से बाहर आए। कुछ महीने या कुछ दिन अच्छे गए और फिर से वही नौबत आ गई और फिर उस समय में बच नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। लेकिन हमारे दृष्टि से इसका मतलब क्या है, हम कैसे इसके बारे में सोचेंगे? तो ये रसरक्त और संज्ञावन सोतस इनके बारे में हमें सोचना है। हम कहाँ ये बैक्टीरिया वगैरह के बारे में इस प्रकार से सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुशलाश्च आहार विधि विनिश्चयस्य, आहार विधि विनिश्चय के बारे में कुशल प्रकृत्या हित अहितानाम आहार विकाराणाम अग्र संग्रहस्य आसवानांच चतुरश्रुतेः। तो हित और अहित इस प्रकार का आहार विकार, अग्र संग्रह आसवान का, चतुरश्रुतेः द्रव्य गुण कर्म निश्चयस्य रसानुरस संशयस्य सविकल्प वैरोधिकस्य द्वादश वर्गाश्रयस्य च अन्नपानस्य। तो चतुरशीति 84 इस प्रकार के आसव इस प्रकार के हैं। द्रव्य गुण कर्म विनिश्चय, उनके द्रव्य गुण कर्म के बारे में विनिश्चय। रसानुरस संश्रयस्य सविकल्प वैरोधिकस्य, रसानुरस के आश्रय से होने वाले और विकल्प वैरोधिक इस प्रकार के द्वादश वर्गाश्रयस्य च अन्नपानस्य। द्वादश वर्गाश्रय जो अन्नपान है सगुण प्रभाव से सानुपान गुण से, उसका गुण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, अनुपान के गुण क्या है। नवविधस्य अर्थ संग्रहस्य आहार गतेश्च हिताहितोपयोग विशेषात्मकस्य च शुभाशुभ विशेषस्य। नवविध इस प्रकार का जो अर्थ संग्रह, आहार गति, हिताहितोपयोग विशेषात्मक, शुभाशुभ विशेषस्य धात्वाश्रयाणाम च रोगाणाम। हिताहित विशेष और शुभाशुभ विशेष ये दोनों इसमें बताए गए हैं। हाँ। धात्वाश्रयाणांच रोगाणाम, धातु के आश्रय में होने वाले जो रोग है, औषध संग्रहाणाम दशानाम, औषध संग्रह दश जो है उसके साथ में प्राणायतनानाम, दशानाम च प्राणायतनाम, दश प्राणायतन यंच वक्ष्यामि अर्थे दश महामूल्ये त्रिंशत्तमाध्याये, जिसको मैं अर्थे दश महामूल इस अध्याय में त्रिंशत्तम जो 30वां अध्याय इसमें बता रहा हूँ। ये अनागता तंत्र युक्ति इस प्रकार की है। तत्र च कृष्णस्य तंत्र उद्देश्य लक्षणस्य तंत्रस्य च ग्रहण धारण विज्ञान प्रयोग कर्म कार्य काल कर्तृकरण कुशलाः। तंत्र का उद्देश्य लक्षण, तंत्र का उद्देश्य क्या है, धातु साम्य क्रिया चौका तंत्र से अस्य प्रयोजनम, उसका लक्षण ये क्या है इस प्रकार का। ग्रहण धारण विज्ञान प्रयोग कर्म कार्य काल कर्तृकरण कुशला, उसके ग्रहण के बारे में, धारण के बारे में, विज्ञान के बारे में, प्रयोग के बारे में, कर्म के बारे में, कार्य के बारे में, काल के बारे में, कर्तृकरण कुशल। कर्ता और करण इन सभी तरीके से कुशल जो है, ये काफी क्लमजी है रचना। एक बार थोड़ा देखते हैं टीकाकार कुछ करते हैं क्या। कुशलाष्ट स्मृति मति
शास्त्र युक्ति ज्ञान से आत्मनः शीलगुणैः अभिसंवादनेन च संपादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य माता पितृ भ्रातृ बंधुवत् एवं युक्ता भवन्ति अग्निवेश प्राणानाम अभिसरा हंतारो रोगाणाम्। तो स्मृतिमति शास्त्र युक्ति ज्ञानस्य आत्मनः शीलगुणैः विसंवाद संवादनेन च संपादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य। तो स्मृतिमति शास्त्र युक्ति ज्ञान इसमें कुशल आत्मना शील गुण ही अविसंवादनेन, आत्मा के जो शील गुण है उसका विसंवाद जिसका नहीं है, अविसंवाद है, संपादनेन सर्व प्राणिषु चेतसो मैत्रस्य, सर्व प्राणी मात्र जो है सर्व जीव है उनके सब चेत का मैत्री, चेत की मैत्री है। माता पितृ भातृ बंधुवत, और ये मैत्री माता पितृ भातृ बंधु इस प्रकार के है। बंधु का मतलब सिर्फ रिश्तेदार इस प्रकार का होगा। एवं युक्ता भवन्ति अग्निवेश प्राणानाम अभिसरा रोकांतारो रोकाणा, तो इस प्रकार के लोग वैद्य ये प्राणाभिसर होते हैं और रोग का नाश करने वाले इस प्रकार के। तो ये सब जानने पर हम कहाँ हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है। हमने इसमें से कितने भाव जाने हैं एक वैद्य कहने वाले इस प्रकार से। और अगर बुजुर्गों की भी ये स्थिति है कि बहुत सारे भाव अनभिज्ञ है हमारे लिए, तो क्या हम प्राणाभिसर वैद्य बनेंगे? प्राणाभिसर होने के लिए इतनी सभी बातें हमारे पास होनी चाहिए। ये इतना अहम मुद्दा है कि इसको टाल नहीं सकते। प्रतिपत्तिज्ञाः तदापि कर्तव्यज्ञाः शरीराभि निर्वृत्ति ज्ञानम यथा शरीरम शुक्र शोणित संयोगादिभ्यः उपजायते तथा ज्ञानम प्रकृति विकार ज्ञानम सांख्य नयेन शारीर वक्ष्यमाणम्। तो मूल प्रकृति विकृति बहुत प्रकृति विकृति सकते। प्रकृति विकृति ज्ञान मैंने सोचा था कि प्रकृति और विकृति जो रोग वगैरह, प्रकृति आरोग्य है और विकार ये रोग है, ये सिर्फ संख्या का लिया है, लेकिन वो भी ले सकते हैं। त्रिविधस्य आयुर्वेद सूत्रस्य हेतुनिर्मोक्षः ज्ञानम् इत्यस्य अतः इतः प्रभृति च तंत्रोद्देश्य लक्षणस्य इत्यन्तेन सूत्रस्थानार्थ संग्रहो यथाक्रमम् अनुसरणीयः। तो सूत्र स्थान में जो भी बताया वो सभी यहाँ बताया है। स्वसंग्रह व्याकरण से सामान्य विशेषण इत्यादि दीर्घं जीविते ये संग्रह व्याकरण सामान्य एकत्वकरम् इत्यादि सामान्य विशेषण गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज्ज्ञात्वा। तो ये संग्रह रूप में बता दिया और उसका व्याकरण सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृत्ति कारणम विशेष प्रवृत्ति। जब मैंने प्रातिपदिक कोश का कार्य आरंभ किया तो उसमें अहम प्रेरणा थी कि आयुर्वेद को ग्रंथों से कैसे समझे, ये मेरा मकसद था। तो आयुर्वेद को अगर ग्रंथों में से हमें समझना है तो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के बारे में क्या जाना, ये अहम सवाल होता। तो सूत्र स्थान में पहले अध्याय में ये उसका उत्तर मिल गया। सामान्य विशेषण गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायं च तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्त विधिमा स्थिताः। ये सभी जानकर तंत्रोक्त विधि ऋषि मुनियों ने आरंभ किया इस प्रकार से। तो ये मैं कैसे समझूं, ये जो षट पदार्थ है ये मैं ग्रंथों में से कैसे समझूं? इससे प्रातिपदिक कोश का आरंभ हुआ, इस विचार श्रृंखला का आरंभ। तो मुझे ध्यान में आया कि सामान्य विशेषण इसमें गुणान द्रव्याणि कर्म ये सबसे आया, और ये न्याय वैशेषिक की पद्धति गुण द्रव्य और कर्म
इस प्रकार। और सामान्य विशेष जो है वो द्रव्य और गुण के बारे में जानकारी देते हैं, तो उनके आधार पर ये सामान्य और विशेष निर्धारित होते हैं। और एक कंपैरेटिव भाव है। तो द्रव्य गुण कर्म ये सृष्टि में भी है और जीव में भी है। वास्तव में ऐसा है कि सजीव जिसको हम कहते हैं वो तो एक संयोग है, गुण है, शरीर नेत्र सत्वात्म संयोग इस प्रकार। और ये सभी न्याय वैशेषिक के हिसाब से द्रव्य है। शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन ये सभी द्रव्य है। यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायेन तो द्रव्यम, इस प्रकार से सृष्टि में जो भी पदार्थ है वो भी सभी द्रव्य इस प्रकार के हैं। उसके साथ उनके गुण रहते हैं, उनके कर्म रहते हैं। और जीवन जो है, इसमें शरीर जो है उसके साथ दोष धातु मल वगैरह है, उसके गुण कर्म है। इंद्रिय है, उनके गुण कर्म है। मन है, उसके गुण कर्म है। आत्मा है, उसके गुण कर्म। तो ये सृष्टि विशिष्ट भाव और पुरुष विशिष्ट भाव द्रव्य गुण कर्म के रूप में, और उनकी तुलना से अगर सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण राशयति विशेषश्च इसको समझते हैं, तो जिन भावों से शरीर, सृष्टि के जिन भावों से शरीर में विशिष्ट भावों की वृद्धि होती है वो सामान्य इस प्रकार का कहलाएगा, और जिससे भास होता है वो विशेष कहलाएगा। तो सामान्य विशेष समझने के लिए सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट द्रव्य गुण कर्म का आकलन जरूर। और फिर समवाय एक और अलग चीज है जो वैशेषिकों से हमने भिन्न कर दी है। वैशेषिकों में समवाय नित्य माना गया है। और उसके काफी बहस बाकी ग्रंथकारों ने की, बाकी दर्शनकारों ने की है कि घट और घटत्व, घटत्व ये जाति है और उनमें समवाय संबंध है, जाति व्यक्ति इस प्रकार का। अब जब नया घटत्व घट बनता है तो ये घटत्व कहाँ रहता है, वो कहाँ से आकर उसमें मिल जाता है। जब घट फूट जाता है तो घटत्व नष्ट नहीं क्या होता। और उसका संबंध तुमने नित्य समवाय संबंध इस प्रकार के रखा है। तो अगर वस्तु ही नहीं रही तो समवाय संबंध कहाँ रहेगा। ये काफी सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो चरक की एक खासियत है, सनित्य ही अति ही नित्यम द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुणः। समवाय संबंध वही नित्य है जहाँ नित्य द्रव्य है। केवल परमाणु जो है वो नित्य है, उनके बारे में ये समवाय संबंध उतना द्रव्य और कर्म, द्रव्य और गुण, ये जो समवाय संबंध है वो नित्य है। अनित्य में वो अनित्य रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है तत्वज्ञान के हिसाब से। अभी इसके बारे में ज्यादा बहस किसी ने की ही नहीं है। पदार्थ विज्ञान की मेरी किताब है वो सिलेबस के अनुसार लिखी है। तो जो मुद्दे इस प्रकार के हैं वो समझने वाले वैद्य भी नहीं है, विद्यार्थी तो छात्रों की बात छोड़ो। ये अनित्य पदार्थों का, द्रव्यों का समवाय संबंध भी अनित्य होता है। और ये समवाय संबंध अनित्य होने के कारण गुरु द्रव्य लघु बन सकता है, लघु द्रव्य गुरु बन सकता है। नहीं तो अगर हम मानकर चलें कि ये गुरु ही है, बदलेगा ही नहीं, तो संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी इसको अगर भली भांति जानना है सृष्टि भाव और पुरुष भाव में क्या सामान्य और अंतर है, ये तो उन्होंने सामान्य विषय सिद्धांत के बारे में बताया है ना, कि मांसम मांसेन वर्धते रक्तम रक्तेन, ये द्रव्य सामान्य है। दूध से कब बढ़ता है, ये गुण सामान्य है।
हाँ, क्योंकि दूध में जो स्निग्ध शीत गुरु इस प्रकार के गुण है वही कफ में है। और मरीच अगर सेवन करेंगे तो मरीच उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष है तो उसके कफ की हानि होगी, कफ कम हो जाएगा। तो सामान्य विशेष सिद्धांत जो है कि वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्यय वाग्भट में संक्षेप में लिख दिया। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृत्ति कारणं ह्रासे विशेषश्च प्रवृत्ति स्थिति चरता हो इस प्रकार। तो ये षट पदार्थों का खेल है। आयुर्वेद जो है वो षट पदार्थों का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। वो षट पदार्थ हम कैसे भली भांति समझेंगे, तो ये सृष्टि विषयक सूत्र है या पुरुष विषयक सूत्र है, ये पहले जानना है। अगर आहार द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, अगर औषधियों के बारे में बता रहे हैं, सृष्टि विषयक इस प्रकार का। और दोष धातु मल वगैरह इस प्रकार के शारीर भाव मन आत्मा इंद्रिय इनके बारे में बता रहे हैं तो पुरुष विशिष्ट भाव। अब जब दोषों के बारे में बताते हैं कि सूक्ष्म तो उसके आधार पर रूक्ष लघु वगैरह इस प्रकार का गुणों वाला जो द्रव्य सृष्टि में होगा वो आपको बढ़ावा देने वाला होगा, और जो उसके विपरीत होगा स्निग्ध उष्ण गुरु इस प्रकार का वो आपको कम करने वाला होगा। तो हर सूत्र को पढ़कर सृष्टि विषयक जानकारी मिलती है या पुरुष विषयक जानकारी मिलती है, ये समझकर फिर इन षट पदार्थों का ज्ञान करवा लेना ये प्रातिपदिक कोश का मूल उद्देश्य है। अब ये कैसे करना है, तो हर शब्द को अलग करना है और हर शब्द का दूसरे शब्द से क्या संबंध है ये ढूंढना है, उस संबंध को निश्चित करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें आगे। और फिर ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य गुण कर्म एक प्रकार का संबंध हो सकता है, हेतु लक्षण संबंध हो सकता है, लक्ष्य लक्षण संबंध हो सकता है, औषध चिकित्सा संबंध हो सकता है, संयोग है उसके अवयव इस प्रकार का संबंध हो सकता है वगैरह। तो जितने भी तरीके के संबंध हो सकते हैं उन सभी संबंधों को कैसे समझेंगे। इन षट पदार्थों का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का है ये देखना, उसको कंप्यूटराइज करना, ये प्रातिपदिक कोश का मूल उद्देश्य इस प्रकार। अब इसमें से डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर निकलता है, इसमें से ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर निकलता है, इसमें द्रव्य गुण कर्म कोश निकलता है, आहार ज्ञान कोश निकलता है, ये उसके आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक उपलब्धियां। मूल मुझे ये मैं जानना चाहता था कि षट पदार्थ है क्या। जिनको ऋषि मुनियों ने जाना और तंत्रोक्तम विधिमास्तिता लेभिरे परमम शर्म जीवितम चापि अनित्यकरम इस प्रकार से। तो हमारा मकसद क्या है आयुर्वेद जानने में, मकसद क्या है, तो आयुर्वेद जानना है यानी कि षट पदार्थों को जानना है। और ये षट पदार्थ जैसे मैंने कहा कि सृष्टि विशिष्ट या पुरुष विशिष्ट इस प्रकार के है। उनके संबंधों को अगर हम भली भांति समझ सकेंगे तो आयुर्वेद को समझ सकेंगे। तो यस्मिन् ज्ञाते सर्वविदं ज्ञातं भवति विष्टितं तस्मिन् परिश्रमः कार्या कि मंदन शास्त्र भाषितम। जो समझने पर हम सभी भावों को समझ पाएंगे उसके लिए प्रयास करने हैं। अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा च इति अध्ययन विधि ये बताया इस प्रकार का, या पाठ अवबोध अनुष्ठान इस प्रकार का बताया। लेकिन अध्ययन से समझना क्या है। ये दोष बहुमत है, इस प्रकार के उनके गुण होते हैं, ये कर्म होते हैं, यहाँ जाकर इस प्रकार का कुछ करते हैं, ये बातें एक पूरे ज्ञान का हिस्सा है।
हमें वास्तव में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो पूरा ज्ञान क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। और ग्रंथों में जो भी ज्ञान बिखरा हुआ इस प्रकार का है, उस सभी को इकट्ठा करना है। अभी होता है ऐसा कि हम छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर पूर्ण समझने की कोशिश करते हैं, काफी मुश्किल बात है। पूर्ण का ज्ञान होना ऐसे ही बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं कि ये समझ ले, ये समझ ले, ये समझ ले, इतने सभी जो सूत्र बताए उसने, ये सभी समझ जाएंगे तो आयुर्वेद समझ पाएंगे। हमने आयुर्वेद समझ लिया ऐसा मानेंगे, और आयुर्वेद तो उससे भी पर इस प्रकार का जिसको उस तरीके से जानना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अब जब योग सूत्र पढ़ रहे हैं, अब दोपहर भी पढ़ेंगे 4 बजे, तो जिस प्रक्रिया से हम ज्ञान कर ले वो उस प्रक्रिया को ही खत्म करना है। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो अवस्था है, ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान कुछ नहीं रहेगा। हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे, इस प्रकार का कहना है। सामग्री उसके लिए जो इस्तेमाल करनी है वो हमारे इंद्रिय ही है। बहिर्ंद्रिय है, फिर आभ्यंतर इंद्रिय मन है, और उसका आत्मा में लीन करना है, और फिर आगे जाकर परमात्मा स्वरूप हो जाना है इस प्रकार। तो ये समझने में भी काफी मुश्किल है। जिसके जरिए हम वहां पहुंचने की कोशिश करिए वही वो भी छोड़ देना है हमको। तो कहने का तात्पर्यार्थ है कि अभी तो हम केवल परीक्षार्थी हैं, व्यवसायार्थी भी नहीं है। परीक्षार्थी होने से बेहतर है कि व्यवसायार्थी होना, उससे भी बेहतर है कि ज्ञानार्थी होना, और उससे भी बेहतर है मूल रूप से आयुर्वेद को समझ पाना। सृष्टीतील एखादं द्रव्य समजून घेण्याचा दुसऱ्याला समजून सांगण्याची वैशेषिक क्रम द्रव्य गुण कर्म हा क्रम गरजेचा, आणि वैदिकदृष्ट्या एखादं द्रव्य आणि त्याच्या शरीरावर होणारे बदल जाणून घेण्यासाठी सामान्य विशेष गुणात हा क्रम महत्वाचा आहे। इसके बारे में काफी बहस हुई है। सामान्य विशेषण गुणान द्रव्य आणि कर्मच्या, ऐसा क्यों लिखा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। ये जो वैश्य तर्क संग्रह की पंक्ति है उसको क्यों छोड़ दिया? तो आयुर्वेद समझना यानी कि क्या, एक अहम चीज है। ये सब समझने पर हम कुशल वैद्य बनेंगे। लेकिन आयुर्वेद उससे भी पर है। व्याकरण महाभाष्य में एक ऐसा लिखा है, एकोपि शब्द सम्यक ज्ञाता सम्यक प्रयुक्ता लोके वेदे च कामदुग्धो। एक ही शब्द अगर हम भली भांति जानते हैं, भली भांति उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ और परलोक में भी वो हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि एक तरी वो अनुभव कम से कम एक होगी, उसका अनुभव करे। समझना एक अलग बात है, उसका अनुभव करना एक अलग इस प्रकार की बात है। तो हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, ये तत्व ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अहम सूत्र इस प्रकार का है। और
सामान्यांचे विशेषणचे गुणान द्रव्याणि कर्मचा, अगर ये हम समझते हैं तो हम आयुर्वेद समझ पाए। अभी फिलहाल परिस्थिति ऐसी होती है कि फर्स्ट ईयर में आता है, ना ही अध्यापक पढ़ाने में सक्षम होते हैं, ना ही छात्र समझने के लिए कुछ होते हैं। उत्तीर्ण हो जाते हैं परीक्षा, आगे उसका कुछ लेना देना ही नहीं आयुर्वेद में। सेकंड थर्ड ईयर में भी नहीं, आगे भी पूरे जन्म में उसका कोई संबंध है मानते ही नहीं। तो हमने क्या सीखा फिर? आयुर्वेद और पदार्थ विज्ञान अलग नहीं है, आयुर्वेद और पदार्थ विज्ञान एक ही है। आयुर्वेद समझना यानी कि पदार्थ विज्ञान षट पदार्थों के बारे में समझना, ऐसा है। लेकिन हम उस तरीके से सीखते ही नहीं है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि त्रिस्कंद कोश करने के बाद जब मैं प्रातिपदिक कोश पर उतरा, तो मैंने सिर्फ ये त्रिस्कंद संबंधों को समझने की कोशिश नहीं की, मैंने उससे आगे जाकर आयुर्वेद को मूल रूप से समझने की कोशिश की। मैं कितना कामयाब रहूंगा वगैरह अलग बातें, कहाँ तक कितनी ऊंचाई तक ये प्रातिपदिक कोश लेके जाऊंगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। और उतना सब समझने वाले लोग होंगे क्या? लोग उसकी जो यूटिलिटी है, हाँ इससे डायग्नोस्टिक का सॉफ्टवेयर अच्छा बना है, वो अच्छा है, त्रिकोण कर्मकोश अच्छा बना है, वो अच्छा है, यही तक सीमित रहेंगे। षट पदार्थों को हम इससे समझ पाएंगे, यहाँ तक कितने लोग पहुंचेंगे वही जरूरत। मैं भी कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर भली भांति इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो मूल रूप से इन सभी ग्रंथों के बारे में सोचना है, इन सभी ग्रंथों के बारे में, और उसमें जो विषय है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, आज यही रुकते हैं। कल माधव निदान को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनर्मिलिष्यामः। मध्याह्नसमये चतुर्वादनावसरे योगसूत्रार्थं पुनरपि मिलिष्यामः।